चुनाव जो है लोकसभा, उसको लेकर जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में जो है वो लगी हुई हैं। कांग्रेस की सीईसी की बैठक कल तीसरे दिन भी हुई और आज फिर से कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी होने के आसार हैं। कल कांग्रेस की सीईसी बैठक में राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात पर चर्चा हुई। राजस्थान की करीब 15 सीटों को लेकर सीईसी में चर्चा हुई। कुछ सीटें जो हैं वो होल्ड की गई हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 7 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। सोलापुर सीट से सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे का नाम लगभग तय माना जा रहा है। आज की बैठक में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और यूपी की कुछ सीटों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा अभी फंसा हुआ है। कल दिल्ली में महागठबंधन की बैठक भी हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस फॉर्मूला सामने नहीं आया है। सूत्र से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरजेडी 25 से 28, कांग्रेस 9, लेफ्ट 3, वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी को 1, पशुपति पारस सबके शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर सवाल बना हुआ है। और इन सीटों को लेकर जो है वो अनुमान या कयास आपके ये चल रहे हैं कि इतनी सीटों पर जो है ये पार्टियां लड़ना चाहती हैं। अब इसमें कितना वक्त और लगेगा, कहां पर पेच फंसा है, ये यहां पर देखना होगा। उधर अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में सीटों को लेकर जो है वो चीजें तय हो चुकी हैं। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो उनकी तरफ से तय यहां पर कर लिया गया है, जिसमें एलजेपी रामविलास जो है उसको 5 सीटें दे दी गई हैं। हम पार्टी जो है इसमें शामिल है, उनको 1 सीट दी गई है। इसमें ज़्यादा संख्या में जो है वो बीजेपी लड़ेगी। जेडीयू को जो है उसके बाद दूसरे नंबर पर सीटें यहाँ पर दी गई हैं। बीजेपी का जो फॉर्मूला है उसमें अगर आप देखेंगे तो बिहार की 40 सीटें जो लोकसभा की हैं उसमें इस बार बीजेपी जेडीयू जो है एक बार फिर से साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। उधर यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल पर जो उलझी गुत्थी है उसको सुलझाने के लिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिले और माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सीटों की संख्या और लोकसभा की कौन कौन सी सीट है जिससे पार्टियां लड़ेंगी उस पर चर्चा हुई है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, महागठबंधन के सामने अभी भी तय करना है बाकी है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कहां पर पेच फंसा हुआ है और कितने वक्त में उम्मीद की जा रही है कि साफ हो जाएगी स्थितियां? देखिए, जहां तक स्थिति साफ होने का सवाल है तो आज जब लालू यादव से मिलकर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह निकल रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों को कहा कि अगले 24 से 48 घंटों में न केवल सीटों की संख्या बल्कि कौन सी पार्टी कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि पेच कहां फंसा हुआ है। पेच 2 बातों पर फंसा हुआ है ताबिश। एक कि सीटों की संख्या क्या होगी। कांग्रेस चाहती है कि कम से कम वो उसे 10 से 11 सीटें, 10 से 12 सीटें कहा जाए तो वो चाहती है। लेकिन जो आरजेडी की तरफ से उन्हें सीटों का ऑफर या सीटों की सूची दी गई है वो मात्र 6 से 8 सीटों की है। दूसरी जो सबसे बड़ी कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कि उनका कहना है कि आरजेडी के द्वारा उन्हें वैसी सीटें दी गई हैं जहां पर फिलहाल उनके पास कोई अच्छा उम्मीदवार भी नहीं है, जिसमें सासाराम की सीट जो कि सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए, एक जमाने में डॉक्टर मीरा कुमार वहां से उम्मीदवार होती थी, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। और वैसे में कांग्रेस के पास अभी फिलहाल उनका कहना है कि उनके पास कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं है। वैसे ही वाल्मीकि नगर की सीट उन्हें ऑफर की गई है, पटना साहिब की सीटें हैं, तो ये सारी सीटें हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस चाहती थी कि उसकी जो परंपरागत सीटें कुछ हैं, जैसे सुपौल जहां से रंजीत रंजन जो है 2 बार सांसद रही हैं, इसके अलावा कटिहार जहां से तारिक अनवर चुनाव जीतते रहे, तो ये सारी सीटें जो हैं इस बार आरजेडी ने उन्हें वो ऑफर नहीं किया है। वहां पर आरजेडी लड़ाना, अपने उम्मीदवार लड़ाना चाहती है। साथ ही साथ पेच का एक और बड़ा कारण यह है कि आरजेडी के द्वारा जो है लालू यादव के द्वारा कई सीटों पर सिंबल बांटने का काम शुरू हो गया है, जिसमें बिहार का औरंगाबाद सीट है। औरंगाबाद सीट अगर आपको याद हो तो, और यहाँ से निखिल कुमार या उनकी पत्नी श्यामा सिंह
कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद होती थी। हालांकि पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस पार्टी ये सीट हार रही है। पिछले बार महागठबंधन में हम पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन वहाँ पर इस बार आरजेडी ने कल ही जेडीयू से एक पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल कराया और इस बार उम्मीदवार भी बनाया है। अब कुछ खबरें हैं कि उन्हें सिंबल भी दे दिया गया है, जिस पर कांग्रेस को काफी आपत्ति है। जी मनीष, आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीईसी में भी तय होनी है सीटें, उसको लेकर, और अमिताभ तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, आप बताइए क्या अपडेट है सीईसी से जुड़ा हुआ? यहाँ पर भी सीटें तय होनी है, तीसरी लिस्ट का इंतजार है। जी बिल्कुल, तीसरी लिस्ट का इंतजार है। इसके लिए तीसरे दौर की बैठक हो रही है। कल भी बैठक हुई थी जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात की सीटों पर चर्चा हुई थी, लेकिन जो चर्चा है वो पूरी नहीं हो सकी। अभी भी सीटों पर रायशुमारी जारी है। राजस्थान के करीब 15 सीटों पर चर्चा की गई, जिसमें 6-7 ही फाइनल हो पाए। अभी भी आज फिर से अगले दौर की चर्चा होगी। इसके बाद महाराष्ट्र की 7 सीटों पर करीब नाम तय हैं। सोलापुर से जो सुशील शिंदे हैं, उनकी बेटी प्रणीति शिंदे का नाम तय माना जा रहा है। गुजरात की करीब 10 सीटें क्लियर हो गई हैं। वहीं कल जब सीईसी की मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नाना पटोले निकले। उन्होंने कहा कि हमने 18-19 सीटों पर जो है चर्चा की है, जिसमें से सिर्फ 12 सीटें क्लियर हो पाई हैं, बाकी सीटें क्लियर होंगी। आज वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत करने के बाद बाकी की सीटें फाइनल करने पर एक तरह से उसका रास्ता प्रशस्त होगा। अब सवाल है कि आज की सीईसी में क्या होगा। 3:30 बजे शाम को सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की फिर से बैठक बुलाई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिन सीटों पर बातचीत बची है, रायशुमारी बची है, वो आज करी जाएगी और आज देर रात तक कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ सकती है, जिसमें करीब 50 से 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल, इस लिस्ट का इंतजार है। आज की बैठक पर वैभव आपके पास हम लौटते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। अब अमिताभ जी के पास चलते हैं। अमिताभ जी, बिहार उन राज्यों में से है जो इंडिया गठबंधन के लिए आप कहें बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सीट के बंटवारे को लेकर ही अभी तक पेच फंसा हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और पिछले साल के, अगर पिछली बार के, माफ कीजिएगा, चुनाव हम देखें तो ये गठबंधन अब आपको कैसे स्थिति में यहाँ पर लग रहा है? देखिए, गठबंधन नीतीश कुमार की घर वापसी से तो काफी कमजोर हो गया है, क्योंकि यही गठबंधन अमूमन 2019 में भी था और सिर्फ एक सीट ही जो है वो यूपीए को उस टाइम मिला था। पेच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि राजद सिर्फ 19 सीटों पे लड़ी थी 2019 में और एक भी सीट जीत नहीं पाई। जब से राजद पार्टी बनी है, आरजेडी लालू यादव की पार्टी, तब से उसका वर्स्ट परफॉर्मेंस था 2019 में। और उसका कारण ये बताया जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस को दे दी थी, 9, जिसमें से एक वो जीत गई। और दोनों ही पार्टीज का जो वोट शेयर है, कॉन्टेस्टेड सीट वोट शेयर, यानी जिन सीटों पे वो लड़ी, वो 32-33% था, यानी लार्जली एमवाई पॉपुलेशन के बराबर। राजद में एक बड़ा धड़ा है, जिससे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाती है अलायंस पार्टनर्स को, और किसी भी अलायंस में राजद का ही वोट शेयर जो है वो लार्जली कांग्रेस या सीपीआई, सीपीएमएल या जेएपी पार्टी जो अभी जिसका विलय हो रहा है उसको होगा। इसलिए आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ना चाहती है, क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट जो है वो ज्यादा होगी। और वैसे भी कैप्टन है वो टीम की बिहार में। अगर आपको ध्यान होगा, 2020 का भी चुनाव 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, जिसमें सिर्फ 19 जीत पाई वो। अगर वो 7 या 8 और जीत जाती तो राजद की सरकार होती, महागठबंधन की सरकार होती थी बिहार में। इसलिए ये मंशा और ये मंथन जो है वहां पे चल रहा है। दोनों ही अलाइज जो है, क्योंकि बिहार कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है, वो भी बहुत कम सीटों पे लड़ना नहीं चाहती, तो इसकी जो है वो मारामारी वहां पे चल रही है। चलिए, तो अमिताभ जी, इन पार्टियों के बीच की चीजें हैं कि वो किस चीज पर सहमत यहाँ पर होते हैं। आपको लगता है कि एलजेपी की यहाँ पर 2 पार्टियां हो जाने से इस बार के चुनाव में कुछ फर्क पड़ सकता है? पशुपति पारस का इंतजार एक तरह से कहें अगर वहां पर किया जा रहा है और शामिल होते हैं इस गठबंधन में, क्योंकि 8% करीब वोट था एलजेपी का पिछली बार। देखिए, ऑप्टिकली हो सकता है जरूर ये कि ये नैरेटिव इंडिया गठबंधन दे सकता है कि भाई एलजेपी का विभाजन हुआ है और एक बड़ा धड़ा, यानी जो रामविलास पासवान जी के भाई हैं वो उनके साथ हैं। लेकिन उत्तराधिकारी कौन है रामविलास पासवान का, इसकी लड़ाई है एक्चुअली। करेक्ट। अब वो चिराग पासवान है
या पशुपति पारस जिनके साथ 5 MP हैं वो हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें ज्यादा जो पल्ला है वो चिराग पासवान का भारी लगता है, भले ही बहुत सारे एमपीज या 5 MPs पशुपति पारस के साथ थे, लेकिन जिस तरह से हमने 2020 के चुनाव में भी चिराग पासवान का कैंपेन देखा था, लार्जली कैंपेन उन्होंने ही लीड किया था। तो पार्टी का जो फेस है मुझे लगता है कि वही है, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान अगर पशुपति पारस वहां चले भी जाते हैं तो इससे एनडीए गठबंधन को नहीं होगा। हाँ, हाजीपुर में हो सकता है एक बैटल हो जाए, एक मतलब जिसमें सबको इंटरेस्ट आ जाए कि चाचा और भतीजे की लड़ाई हो जाए, तो वो उसका इंतजार सबको रहेगा। अच्छा, और बिहार की अगर पॉलिटिक्स को मोटा मोटा समझें तो 3 पार्टियों को देखा जाता है कि उसमें से 2 पार्टियां जिस तरफ हो जाती हैं उनका पलड़ा जो है भारी रखता है, लेकिन जेडीयू के लिए काफ़ी कुछ बदला है पिछले चुनाव से अब तक। नीतीश कुमार के फैसले, जो उनका समर्थन है वो बदला है। ऐसे में इस बार आप इस स्थिति में कोई फर्क आता हुआ देखते हैं जेडीयू की भूमिका को लेकर खासतौर पर? देखिए, जेडीयू के बारे में बहुत लोगों की ये धारणा है कि जेडीयू काफी कमजोर हो गई है 2020 के बाद, और इस बार एक ये भी बात चली थी कि शायद जेडीयू को सिर्फ 10 से 12 सीटें ही मिलेंगी और बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। लेकिन जेडीयू के जो जितने भी सिटिंग एमपी हैं 16 के 16 लड़ रहे हैं। इसका एक इंडिकेशन मुझे ये लगता है कि बीजेपी को भी ये लगता है कि बहुत ज्यादा डैमेज जो है वो नीतीश कुमार के वोट बैंक में नहीं हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक लॉयल वोट बैंक है। महिलाएं, कुर्मी कोयरी कुशवाहा और महादलित, वहां पे उन्होंने एक महादलित कैटेगरी क्रिएट करी जो कि 10% आबादी है लगभग, जिसके नेता आज भी उन्हें ही माना जाता है। आज कोई मांझी महादलितों के लीडर नहीं है, वो तो एक बार अपनी सीट आ गए थे, आपको ध्यान होगा। तो ये वोट ब्लॉक लार्जली उनके साथ है, और क्योंकि ये एक नेशनल इलेक्शन है, जो मोदी फैक्टर हम कहते हैं, जो मोदी फैक्टर प्रीमियम है, वो उनके इस कुर्मी कोयरी कुशवाहा प्लस लोअर ओबीसीज, ईबीसीज प्लस महिला प्लस महादलित वोट में ऐड हो जाता है, जिससे कि वो बहुत सारी सीटें इस बार शायद पिछली बार की तरह ही ठीक ठाक सीटें वो भी जो है वो निकाल पाए। देखिए, इतने यूपी और बिहार में ये डिफरेंस है कि बिहार में अभी भी बीजेपी के पास खुद से जीतने के लिए वोट शेयर नहीं है, उतना समर्थन नहीं है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो लार्जली जनरल कैटेगरी, अपर कास्ट प्लस लोअर ओबीसीज, एमबीसीज और दलितों में थोड़ा बहुत जो है पैट है चिराग पासवान के थ्रू। तो यहाँ पर इसलिए जो है वो नीतीश कुमार के पास लगभग 14-15% वोट शेयर है, और उनकी जो भागीदारी है इस अलायंस में काफी इंपॉर्टेंट इसलिए अभी भी हो जाती है। 2025 में देखने वाली बात है कि कैसा दर्शन रहता है नीतीश कुमार। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वहाँ की जो फिलहाल अब राजनीतिक गलियारों में बातें चल रही हैं कि किस तरह के गठबंधन यहाँ पर जो है आगे बढ़ेंगे, उस पर जो है वो प्रकाश डालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।